अब देखो, राजनीति शास्त्र और समाज शास्त्र दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, दो ऐसे विषय हैं। जी सर, अभी अभी हुआ है, बस जस्ट थोड़ी देर पहले चल रहा है सर, लगातार रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा, ठीक है। तो दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो हमेशा एक दूसरे से अंतर संबंधित रहते हैं। क्लियर है? ठीक। राजनीति शास्त्र किस बारे में बात करता है? राजनीति शास्त्र बात करता है राजनीतिक संस्थाओं के बारे में। किसके बारे में? शक्ति के बारे में, सत्ता के बारे में, नौकरशाही के बारे में। समझ में आ गया? इन सारी चीजों के बारे में राजनीति शास्त्र बात करता है। तो राजनीति शास्त्र भी अगर हम देखें तो ये भी एक संकीर्ण विषय है। कैसा विषय है? इसकी विषय वस्तु संकीर्ण है। पर दूसरी तरफ अगर हम समाज की बात करें तो समाज का केवल एक हिस्सा है राजनीतिक संस्थाएं, उनका एक केवल हिस्सा है। शक्ति, सत्ता, ये सब केवल उसका एक पार्ट है। इज दैट क्लियर? तो समाज शास्त्र एक व्यापक विषय। ठीक। कई सारे ऐसे चिंतक हैं जो राजनीति शास्त्र में भी पाए जाते हैं और वही सेम चिंतक समाज शास्त्र में भी पाए जाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है। तो समाज शास्त्र जो है वो काफी ज्यादा राजनीति शास्त्र को प्रभावित करता है और राजनीति शास्त्र से प्रभावित होता भी है। क्लियर है? समाज हमेशा राजनीति से प्रभावित होता है। आज हमारे देश में हमें हिंदू रिवाइवलिज्म देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? कि हिंदू चेतना का फिर से पुनर्जागरण हुआ है। क्या हुआ? हिंदू चेतना का पुनर्जागरण हुआ है। इसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है? कौन किस पर निर्भर? राजनीति। ठीक है। आप सभी ने एक वर्ड सुना होगा, वोट बैंक पॉलिटिक्स। क्या सुना होगा? वोट बैंक पॉलिटिक्स। तो वोट बैंक क्या है? जनता। वोट बैंक क्या है? समाज। और पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, राजनीति। तो राजनीति किस चीज से प्रभावित है? जनता के वोट से। राजनीति किस चीज से प्रभावित है? क्षेत्रवाद से। राजनीति किस चीज से प्रभावित है? जातिवाद से। राजनीति किस चीज से प्रभावित है? कम्युनलिज्म से, धर्म से। हाँ या नहीं? समझ में आ गया? आप क्यों अपने जाति के या अपने धर्म के नेता को वोट देते हो? क्योंकि आपको लगता है कि वो आपके इंटरेस्ट, जो आपको जो चाहिए ना सरकार से, उसकी पूर्ति वो कर सकता है। समझ में आ गया? कि भाई मैं मिश्रा हूं और आप भी मिश्रा हैं, तो आप क्या करोगे? अरे मिश्रा जी खड़े हुए हैं इस बार चुनाव में, इनको वोट जरूर देना है। क्योंकि आपको एक पहचान महसूस होती है कि भाई हमारी आइडेंटिकल पहचान है। समझ में आ गया? हमारी आइडेंटिटी सेम है। तुम भी मिश्रा, हम भी मिश्रा। तुम सिंह, हम भी सिंह। तुम त्रिपाठी, हम भी त्रिपाठी। क्लियर है? तुम जांगीड़, हम भी जांगीड़। ठीक है। राजस्थान में पढ़ा रहे हैं, थोड़े राजस्थान की भी कास्ट बतानी पड़ेगी, नहीं बतानी पड़ेगी। ठीक है। तो इसमें क्या, कास्ट आइडेंटिटी बहुत महत्वपूर्ण है, जातिगत पहचान बहुत महत्वपूर्ण होती है चुनावों में। क्यों है ऐसा? क्यों कोई विकास के बारे में बात नहीं करना चाहता भारत में? विकास, वृद्धि, इन सब चीजों के बारे में हम क्यों नहीं बात करते हैं? जिस देश में जीना मुश्किल हो उस देश में विकास के बारे में कोई बात करेगा? नहीं बात करेगा। अब आपके राजस्थान में, या मैं बोलूं दिल्ली में, मुंबई, महाराष्ट्र में, मुंबई वाले एरिया में, वहां पर तो लोगों को समस्या नहीं है, तो वहां पर लोगों को चाहिए विकास। पर जहां पर लोगों के लिए जीना मुश्किल है वहां पर लोगों को क्या चाहिए? जीवन की सुरक्षा। और सबसे पहले आपका जीवन कौन सुरक्षित कर सकता है? अगर आपके पिताजी चुनाव में खड़े हो तो आपका जीवन सुरक्षित होगा। ठीक। आपका कोई रिश्तेदार चुनाव में खड़ा हो तो आपका जीवन सुरक्षित होगा। इसी तरीके से आपकी जाति का अगर कोई व्यक्ति चुनाव में खड़ा है ना, तो आपका जीवन सुरक्षित हो जाएगा। ऐसा आपको लगता है? क्योंकि सबसे पहले हम क्या करना चाहते हैं? सबसे पहले हम अपने आप को सुरक्षित करना चाहते हैं कि भाई जिंदगी रहेगी तो बाकी सब कुछ हो जाएगा, विकास भी हो जाएगा, सड़क भी बन जाएगी। अगर जिंदगी ही नहीं रहेगी तो विकास, सड़क, इन सब चीजों क्या मतलब लेना देना है? कोई कभी बिहार गया है अपने से? कभी? जाना भी मत। ठीक है, मजाक कर रहा हूं, चले जाना, बढ़िया जगह है। मेरे साथ मेरे हॉस्टल में एक लड़का रहता था, बिहार से था। मैं अपना बेड वेड सही करके सोने जा रहा था, उसके फोन में कॉल आया। उसने फोन उठाया, कॉल पे बात करी। अच्छा, ठीक है, हम आते हैं। ठीक है, आते हैं। मुझे लगा कहीं जा रहा होगा आसपास। उसने वही अलमारी रखी, तो हम लोग ये क्या कबर्ड रखे थे, अलमारी बड़ी बड़ी होते, अलमेरा, तो उसमें उसका ऊपर ट्रॉली रखा हुआ था। उसने उतारा ट्रॉली और अपना सामान भरने लगा। मैंने कहा क्या हो गया अचानक से? रात में 10, साढ़े 10 बजा था, 11 बजा था। अच्छा, मैं अपने बेड को सही कर रहा था थोड़ा, कि जो किताबें फैली पड़ी हैं उनको सही कर दिया जाए, पेन वेन को बंद करके रख दिया जाए, नहीं तो
स्याही सूख जाएगी। ठीक, तो वो अचानक से कपड़े वपड़े पैक करने लगा यार, पूरा सामान निकाल लिया उसने। कह रहा है भाई मुझे अपना 20-25 दिन लगेंगे, मैं आ नहीं पाऊंगा अभी। मैंने कहा क्या हो गया तुम्हें? कह रहा है अरे मेरे घर में ना मेरे चाचा को और उनके उसके उसके जो चाचा का जो लड़का है उनको मार दिया गया है। मैंने क्या मार, क्या हो गया मतलब? हाँ वही तो, सुनो तो। मैंने बोला क्या क्या हो गया, हाथ पैर तोड़ दिए क्या? कह रहा भाई मार दिया गया, मतलब हत्या कर दी गई। मेरी तो आंखें खुल गई यार। मैंने कहा हत्या कर दी गई और तुम इतने नॉर्मल खड़े हुए हो, तुम हाँ हूं करके बात कर रहे हो। मैं तो वहां पे मतलब मैं तो आश्चर्यचकित हो जाऊं। कह रहे अरे हमारे यहाँ थोड़ा सा नॉर्मल है वो। मैंने क्या नॉर्मल है, गोली मार देना? कह रहे हाँ वो दो लोग आए बैठ करके और मास्क पहना हुआ था, कोई पहचान पाया नहीं, गोली मार के चले गए। मारने किसको आए? तो उसके पिताजी को मारने आए। उसके चाचा और पिताजी लगभग एक जैसे लगते हैं, हाइट वाइट सेम, कंधे वंधे चौड़े सेम। ठीक है, मैं उनके चाचा से भी मिला था और पिताजी से बाद में मिला। ठीक है, उसके चाचा को मार के चले गए और उनके लड़के को मार के चले गए। जो बाहर दिखा उसको मार के गायब। इज दैट क्लियर? फिर वो लड़का 20-25 दिन नहीं आ पाया। ऐसा नहीं है वो बिहार में रहा, बिहार में रहता तो उसको भी मार दिया जाता, उसके पापा को भी मार दिया जाता। उसके पापा बिहार में नहीं रहते हैं, उसके पापा कहाँ रहते किसी को नहीं पता। वो हम लोग के पास अचानक से आए थे, यूपी में इलाहाबाद में मिलने के लिए आए, कपड़ा वपड़ा खोला अपना, हम तुम्हारे पापा हैं। हाँ हाँ पापा, कहाँ से आ रहे हो? पता नहीं, चले गए, पता नहीं कहाँ गए। इज दैट क्लियर? दे यूज्ड टू बी वेरी बिग, दीज पीपल, जो मेरा दोस्त है और उसके खानदान वाले, दे यूज्ड टू बी वेरी बिग पॉलिटिशियंस, नेता हुआ करते थे। बट उनकी नेतागिरी निकाल दी गई, 3-4 भाइयों की हत्या कर दी गई, 2 भाई अभी बचे हुए हैं। अब बचे कि नहीं बचे हैं, तब बचे हुए थे 2 भाई। ठीक है, तो इस तरीके से बिहार में गुंडा राज। और ये आज की कहानी नहीं है, आज से कम से कम 10 साल पहले कहानी। अब तो थोड़ा मतलब प्रत्याशी खत्म हो गया, प्रत्याशी खत्म हो गया। कहाँ केस बेटा, किसके ऊपर केस करोगे? कहाँ का आदमी, किसने मारा? किसने मारा पता चलेगा तुम्हें? जिसने मारा वो गन लेकर के चला गया, उसने गन कहीं किसी तालाब में फेंकी, वो निकल गया नेपाल। समझ में आ गया? इज दैट क्लियर? तो जिस समाज में जिंदा रहना एक बहुत बड़ा मतलब टास्क है, वहां पर लोग विकास को देख करके वोट देंगे क्या? विकास को देख के कहां वोट देंगे लोग? गुजरात में। विकास को देख के कहां पर वोट देंगे लोग? जयपुर में। विकास को देख करके कहां वोट देंगे लोग? अब बीकानेर में कोई विकास को देख करके वोट देगा? बाड़मेर में विकास को देख के वोट देगा लोग आदमी? बाड़मेर ऐसी जगह है जहां पर ड्रग स्मगलिंग सबसे ज्यादा हो रही। ठीक है, सबसे ज्यादा ड्रग स्मगलिंग हो रही, बच्चे बर्बाद हैं वहां के। वहां पर कोई वो विकास देखेगा, डेवलपमेंट की कितना डेवलपमेंट कर रही सरकार, वहां पे देखेगा कि कितनी सहायता कर रही है सरकार स्मगलिंग होने में, क्योंकि वहां के लोग अमीर ही इसी वजह से हो रहे हैं, क्योंकि स्मगलिंग कर रहे हैं। इज दैट क्लियर और नॉट? तो ये सब जगहें जो हैं, यहां पर जिंदा रहना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क होता है, काम होता है। यहां पर लोग डेवलपमेंट को देख करके वोट नहीं देते, यहां पर किसको देख करके वोट देते हैं? कि हमारे आसपास का ही आदमी हो कोई। जैसे ब्राह्मण है, वो ये देख के वोट देगा कि ब्राह्मण खड़ा हो। क्षत्रिय है, वो देख करके वोट देगा कि क्षत्रिय खड़ा हो। ठीक है, शेड्यूल कास्ट है, वो ये देख करके कि धोबी है, काछी है, कुर्मी क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से वो शेड्यूल कास्ट देख करके वोट देगा। समझ में आ गया? अदर बैकवर्ड कास्ट जो है वो अदर बैकवर्ड कास्ट को देख करके वोट देगा। क्यों? क्योंकि अगर हम अपनी शिकायत लेके जाएंगे या अपनी परेशानी लेके जाएंगे तो भैया हमारी बात सुनेंगे, अंकल हमारी बात सुनेंगे, क्योंकि वो भी ब्राह्मण है। हम उनको सबसे पहले क्या बताएंगे? अरे भैया पंडित जी के यहां से आए। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया कि नहीं? फलाने ठिकाने से आए, राजपूत हैं। सबसे पहले तुम्हारी अर्जी सुनी जाएगी, अरे इधर आओ, क्या हो गया तुम्हें बताओ। क्योंकि उस नेता को भी पता है कि तुम उसका वोट बैंक हो, उस नेता को भी पता है कि अगर तुम उसकी जाति के हो तुमने उसी को वोट दिया हो। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ गया? दिस इज वोट बैंक पॉलिटिक्स। तो इसका मतलब है कि हमारा जो समाज है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स को, हमारी राजनीति को प्रभावित कर रहा है। जो आप ये देखते हो ना कि जो वोट पड़ता है और उसके बाद जो रिजल्ट्स आते हैं, परिणाम आते हैं, उसमें वो परिणाम किस बेसिस पर होते हैं? जाति के बेसिस पर होते हैं। किस बेसिस पर होते हैं? जाति के बेसिस पर, जाति आधारित वोट पड़ता है हमारे। मुसलमानों की अपनी एक पार्टी है, उसी को वोट देंगे वो किसी और को वोट नहीं दे सकते। समझ में आ गया? धर्म, जाति और क्षेत्र के आधार पर नहीं, वो तो अलग चीज है, वो तो अलग चीज है।
वो तो अलग चीज है। वहां पर भी किसका कौन प्रतिनिधि है? वहां पर भी समाज का जो उच्च वर्ग है वो जो निम्न जाति वर्ग वाले लोग हैं उनको सत्ता में आने ही नहीं दे रहा है। सत्ता में वो आ गए कथित रूप से साइन करने के लिए, पर असली सत्ता किसकी चल रही है? उच्च जाति वर्ग की। असली सत्ता किसकी चल रही है? क्षत्रिय की, ब्राह्मण की। समझ में आ गया? उन्हीं की सत्ता चल रही है। क्या है? राज पुरोहित है। यहाँ पे बहुत सारे लोग राज पुरोहित हैं। क्लियर है? सारे के सारे राजाओं के पुरोहित रहे। तो वो बड़े प्रिविलेज्ड लोग हैं। कैसे लोग हैं? प्रिविलेज्ड लोग हैं। राज वैद्य, राज पुरोहित, सब प्रिविलेज्ड लोग हैं। हमेशा से इनके अंदर बहुत ज्यादा इनका बहुत सम्मान किया गया है। इज दैट क्लियर और नॉट? समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? ठीक। तो इनको हमेशा समाज में, सोसाइटी में क्या मिलता है? अग्रणी भूमिका में रहते हैं। क्लियर है? तो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स को भी, राजनीति को भी हमारी जो कास्ट है, हमारा जो धर्म है, हमारा जो क्षेत्र है वो प्रभावित कर रहा है। अब देखो महाराष्ट्र में, यूपी और बिहार के लोग इतने ज्यादा भर गए जाकर के कि वो महाराष्ट्र की राजनीति को प्रभावित करने लगे। वहां पर लोग महाराष्ट्र की राजनीति को प्रभावित करने लगे, लोग यूपी और बिहार के लोग, कि भाई एक एरिया है, एक इलाका है, वहां पर जितना आदमी रह रहा है वो यूपी और बिहार का है, वहां से जो प्रत्याशी भी खड़ा किया जा रहा है वो भी यूपी और बिहार का है, तो वही जीतेगा। तो अब देखा जा रहा है महाराष्ट्र में मराठी लोग जीत ही नहीं रहे इलेक्शन कई एरिया से, वहां पर केवल एक यूपी और बिहार का आदमी जीत रहा है। प्रॉब्लमेटिक चीज है ना। आधार कार्ड भी वहीं का है, सारे कागज वहीं के हैं, वहीं से पर्चा भरा, निर्वाचित हुआ, जीत गया। समझ में आएगी? नामांकन हुआ, जीत गया। इज दैट क्लियर और नॉट? तो इस तरीके से ये लोग, पहले क्या करता था वो आदमी? आलू बेचता था कहीं पे, समझ में आ गया? कहीं पर आलू ले लो, कांदा ले लो, ये करता था वो। ठीक। अब विधायक है वहां का वो। इसी वजह से तो महाराष्ट्र के जो राजनीतिज्ञ हैं, जैसे उद्धव ठाकरे हो गया, राज ठाकरे हो गए, क्या है? फ्रस्ट्रेटेड है कि यार महाराष्ट्र में भी मराठी आदमी को नहीं दे रहे हो तुम जगह, तो बाहर निकालो इनको, यूपी और बिहार वालों को बाहर निकालो। जो दिक्कत थी बाला साहेब ठाकरे को, वो दिक्कत ही इसी चीज की थी, जनसंख्या को प्रभावित कर दिया है, डेमोग्राफी चेंज कर दी है। समझ में आ गया? जैसे हमारे देश में कई सारे ऐसे धर्म हैं जिन्होंने हमारे देश की डेमोग्राफी चेंज करी है। कई धर्म है या एक धर्म है, मतलब डेमोग्राफी चेंज कर दी है, मतलब जनसंख्या जो है उसकी प्रकृति बदल गई पूरी तरीके से। तो वहां से केवल उसी धर्म का प्रतिनिधि चुना जाता है और किसी धर्म का प्रतिनिधि नहीं चुना जाता है। इज दैट क्लियर और नॉट? समझ में आ गया? ठीक। मैं राजस्थान का बनवा दूं, अब बोल दो, कल चेंज करवा दूं मैं अपना एड्रेस। मैं निवास प्रमाण पत्र यहां का बनवा दूंगा। आप वो तो छोड़ ही दो, आधार कार्ड, आधार कार्ड तो मैं अभी बनवा दूंगा, आधे घंटे में मैं खुद बना दूं। अप्रूवल में टाइम लगेगा, वैसे बन जाएगा। ठीक है? मेरे पास गैस का कनेक्शन है यहाँ का, मैं जो चाहूं बनवा दूं यहाँ का। निवास प्रमाण पत्र मैं बनवा दूं यहाँ का। तो देखो वो तो बात ही नहीं है कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वो तो आप किसी भी एड्रेस का बनवा लो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है? बड़ी बात यह है कि आप जनसंख्या की प्रकृति को प्रभावित कर दे रहे हो। महाराष्ट्र में, यूपी और बिहार और झारखंड और छत्तीसगढ़ के इतने ज्यादा लोग चले गए कि वहां पर मराठी लोगों का चुनाव जीतना ही बंद। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसी वजह से तो ये लोग पार्टी नहीं बना पा रहे हैं, इसी वजह से बीजेपी ने वहां पर भी पार्टी बना ली, जीत गई। इज दैट क्लियर? इस चीज से फ्रस्ट्रेटेड है वो। जहां भी जाओ आप खाना खाने, जहां भी कहीं भी चले जाओ, कहां से हो? झारखंड। कहां से हो? बिहार से। ऑटो चला रहे कहां से हो? यूपी से। इज दैट क्लियर? जौनपुर, इलाहाबाद, पूर्वी पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूरा का पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश, सब लोग मुंबई चले गए और वहां क्या कर रहे हैं? ऑटो चला रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, बहुत गंदी जिंदगी जी रहे हैं। ठीक है? होटल में वेटर है, वो क्या है? झारखंड से, बिहार से, वो नहीं कमा रहे अच्छा पैसा, पर वो उसमें खुश हैं कि कोई बात नहीं, हम घर से दूर हैं और सुखी हैं, सेफ हैं। इज दैट क्लियर और नॉट? तो ये चीज है, समझ में आ गया? तो जिस देश में सुरक्षित रहना इतना मुश्किल हो जाएगा, उस देश में लोग विकास, वृद्धि, इन सब चीजों के बारे में बात ही नहीं करेंगे।
हम तो बेवकूफ लोग हैं, हम फालतू में चिल्लाते रहते हैं कि इस देश में ऐसा होगा, इस देश में वैसा होगा। कुछ नहीं होगा। अभी इस देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां पर सुरक्षित रहना मुसीबत है। क्या? हाँ, नहीं तो अभी अभी यूएस में देखो आप, यूएस में क्या हो रहा है? यूएस में भारतीयों को मारा जा रहा है। ठीक है, अभी एक शॉपकीपर किरण पटेल नाम की थी, उनको निपटाने की कोशिश की गई, 2-3 बार शूट किया उसने। ठीक है, हाँ, तो यूएस में क्या हो रहा है? ये रेसिज्म है, अराजकता फैली हुई है। किस वजह से? क्योंकि उनका नेता अराजक तत्व है। ठीक, तो इसी तरीके से बिहार में जब तक अराजक तत्व रहे तब तक बिहार में इतनी गुंडागर्दी रही। अब समस्या कम हो गई है थोड़ी, अब कम हो गई समस्या, पर आज भी है, ऐसी बात नहीं है, आज भी ऐसा नहीं। आप बिहार का न्यूज़पेपर कभी भी डाउनलोड करके देखो, कम से कम 10-20 मरने मारने के केसेस आ जाएंगे आपके सामने। इज दैट क्लियर? तो जिस देश में समस्या हो जीवन जीने का अधिकार, जीने की सुरक्षा का अधिकार, ये समस्या में हो, उस देश में विकास, वृद्धि, है ना, ये सब कहां काम करेगा? इज दैट क्लियर? इसीलिए मोदी जी जाते हैं बिहार में और किसके बारे में बात करते हैं? मित्रों, मेरे देशवासियों, बिहार के लोगों, मैं भी आपकी तरह धोबी, तेली, काछी, कुर्मी, इन्हीं सारे समाजों से संबंधित हूं, मैं भी आपका भाई हूं। क्यों चिल्लाता है वो आदमी, ऐसे कहता है? ऐसे तो विकास की बात करेगा जब दिल्ली आ जाएगा, पर जब वही आदमी बिहार जाएगा तो वो जातिगत राजनीति करने लगता है। क्यों? क्योंकि विकासवादी राजनीति कोई इज्जत ही नहीं है बिहार में। अब तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं? उन्होंने एक पेन का डिब्बा लिया, हाउजर, 5 रुपए का पेन, ऐसे फेंक फेंक। अच्छा, वहां पे जितने लोग खड़े होंगे ना नीचे, वो उन्हीं की जाति से होंगे, और वो ऐसे वो पेन ले रहे हैं जैसे कि इस पेन से अगर लिख दिया मैंने तो एग्जाम में मैं, कृष्ण जी का दिया हुआ पेन है सीधे, ये यदुनंदन का। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यदुराज का। तो ये समस्या है, जाति के पीछे लोग पागल हैं। तो जाति अगर राजनीति को प्रभावित कर रही है, इसका मतलब समाज राजनीति को प्रभावित कर रहा है, इसका मतलब दोनों में बहुत गहरा संबंध है। इज दैट क्लियर? बहुत गहरा संबंध है। क्लियर? ये चीज है। लिखिए इसके बारे में, इसको तो मैं कितना एक्सप्लेन करना चाहिए, जितना चाहूं उतना कर सकता हूं एक्सप्लेन, कोई दिक्कत नहीं है। लिखिए समाज शास्त्र एवं राजनीति शास्त्र, लिखिए दोनों ही विषयों में, दोनों ही विषयों में भारी अंतर संबंध पाया जाता है, भारी अंतर संबंध पाया जाता है, क्योंकि इनकी विषय वस्तु, क्योंकि इनकी विषय वस्तु मनुष्य एवं उसका सामाजिक राजनीतिक व्यवहार है, सामाजिक राजनीतिक व्यवहार है, सामाजिक राजनीतिक व्यवहार है। कार्ल मार्क्स के अनुसार, कार्ल मार्क्स के अनुसार राजनीतिक संस्थाएं और मानवीय व्यवहार, सामाजिक वर्गों से गहराई से जुड़े होते हैं, सामाजिक वर्गों से गहराई से जुड़े होते हैं। अब राजस्थान में देखो आप, राजस्थान में अमित शाह जी जो है हमारे गृह मंत्री हैं, उनको पता है कि राजस्थान में ब्राह्मण और क्षत्रिय, ये दो जनसंख्याएं जो हैं ये काफी प्रभावी हैं। इसलिए आप मुख्यमंत्री देखोगे भजनलाल शर्मा, पर काफी नहीं है, तो इसलिए जो उप मुख्यमंत्री है वो क्या है? प्रेमचंद बैरवा। वो पिछड़ा वर्ग से आते हैं शायद, अनुसूचित जनजाति से आते हैं, अनुसूचित जाति से आते हैं वो। ठीक, उप मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति से हैं,
पर जो असली मुख्यमंत्री है वो कौन है? भजनलाल शर्मा। भजनलाल शर्मा जी हैं। तो ये क्या है? राजनीति कहीं ना कहीं जाति पर आधारित है। इज दैट क्लियर? कहीं ना कहीं जाति पर। इससे पहले के सारे आप चीफ मिनिस्टर्स देखो, क्या थे वो? गहलोत क्षत्रिय, ठीक है, गहलोत ठाकुर होते हैं। ठीक, उससे पहले वसुंधरा राजे सिंधिया, इंदिरा गांधी कह रही, वसुंधरा राजे सिंधिया, वो तो महारानी है। इज दैट क्लियर? उनसे पहले अशोक गहलोत, ठीक है, तो वो भी फिर से क्या है? क्षत्रिय। तो ये राजनीति हमेशा से क्षत्रिय ब्राह्मण, क्षत्रिय ब्राह्मण, क्षत्रिय ब्राह्मण, क्षत्रिय ब्राह्मण की राजनीति रही है। ठीक है, समझ में आ गया? तो एक पार्टी इनको लेकर के चल रही है और दूसरी पार्टी किसको लेकर के चल रही है? जाट, क्योंकि जाटों की भी जनसंख्या यहां पर बहुत ज्यादा है। तो दूसरी पार्टी में आपको क्या मिलेंगे? बेनीवाल, समझ में आ गया? फलाने वाल, ढिमकाने वाल, ठीक है, ये सारे के सारे लोग मिलेंगे, जाट मिलेंगे ज्यादा। क्लियर? तो अब इससे समझने की जरूरत है कि राजनीति कितनी ज्यादा दो भागों में बटी हुई है जाति के आधार पर। इज दैट क्लियर? तो क्या राजनीति शास्त्र और समाज शास्त्र में बहुत ज्यादा फर्क है? नहीं। राजनीति शास्त्र केवल और केवल राजनीतिक संस्थाओं से जुड़ा हुआ है, पर वो राजनीतिक संस्थाएं निकली कहां से हैं? समाज से। तो समाज का अंतर संबंध होगा कि नहीं होगा गहरा? इज दैट क्लियर? ये चीज है। आगे लिखिए इसमें। कोई नहीं डिफरेंस है। हाँ, दोनों दोनों सेम है। राजनैतिक लिखो या राजनीतिक लिखो, वो सेम ही है। राजनैतिक जो है वो ज्यादा व्याकरण सम्मत है, राजनीतिक जो होता है वो ज्यादा व्याकरण सम्मत नहीं होता। नीति नैतिक बन जाती, जब नीति के आगे का जुड़ता है ना, क्या बन जाती है? नैतिक। समझ में आ गया? तो राजनीतिक लिखना जो है वो थोड़ा सा गलत होता है, पर वो इतना देखा नहीं जाता है, उसको भी सही सही माना जाता है। दोनों सेम ही है, कोई अलग नहीं है। ठीक, आगे लिखिए इसके बारे में। लिखिए राजनीति विज्ञान के अंतर्गत, वो पूरा हो गया ना था, पूरा हो गया था ना, जुड़े होते हैं, तो उसका पैराग्राफ चेंज कर दो बेटा। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत प्लेटो ने एक व्यक्ति के तीन अलग अलग गुणों की व्याख्या की। प्लेटो ने एक व्यक्ति के तीन अलग अलग गुणों की व्याख्या की है। पहला स्वर्ण पुरुष, स्वर्ण पुरुष। ये स्वर्ण पुरुष कैसे होते हैं? बिल्कुल ईमानदार और जरा सा भी लोभ नहीं होगा इनके अंदर। समझ में आ गया? जरा सा भी लोभ इनके अंदर नहीं होगा। सेल्फलेस लोग होंगे। क्या होंगे? सेल्फलेस। ये अपने बारे में नहीं सोचेंगे, ये अपने समाज के बारे में सोचेंगे, व्यक्तिगत स्वार्थों के बारे में नहीं सोचेंगे। ये समझ में आ गया? ये सामाजिक परोपकार के बारे में सोचेंगे। ठीक, और प्लस ये लोभी नहीं होंगे। इज दैट क्लियर? प्लेटो ने बोला है कि इन्हीं लोगों को समाज एवं राजनीति का दायित्व मिलना चाहिए। इन्हीं लोगों को समाज एवं राजनीति का दायित्व मिलना चाहिए। इन्हीं को निर्णयकर्ता बनाया जाना चाहिए, क्योंकि इन लोगों के अंदर क्या नहीं है? लोभ। इन लोगों के अंदर परोपकार की भावना है। समझ में आ गया? इनके अंदर क्या है? परोपकार की भावना है। इनके अंदर कोऑपरेशन, सहयोग की भावना है। इज दैट क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसे लोगों को ही समाज का दायित्व या राजनीति का दायित्व दिया जाना चाहिए। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? स्वर्ण पुरुष। क्या बोलते हैं? स्वर्ण पुरुष। ठीक है, और स्वर्ण पुरुष ये क्या होते हैं? अरे रुक जाओ, ठीक है, ये क्या होते हैं? अधिकतर दार्शनिकों में लक्षण पाया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? दार्शनिक राजा का जो सिद्धांत है
वो प्लेटो ने दिया, और उसने बोला कि भाई जो मैन ऑफ गोल्ड हैं या स्वर्ण पुरुष हैं ये दार्शनिक ही हो सकते हैं और कोई नहीं हो सकता। जिसके पास संपत्ति का, जो संपत्ति रखना चाहे, जिसका परिवार हो, वो कभी भी पूरी तरह से सेल्फलेस केयर नहीं कर सकता समाज की, ठीक है। पूरी तरह से व्यक्तिगत स्वार्थों को वो पीछे नहीं रख सकता। उसके थोड़े बहुत तो व्यक्तिगत स्वार्थ होंगे ही होंगे। अगर थोड़े से भी व्यक्तिगत स्वार्थ है ना, तो व्यक्ति क्या करेगा, समाज का नुकसान करेगा। क्लियर है? तो इसलिए दार्शनिक ही केवल ये भूमिका निभा सकते हैं। उसका भाई का खुद का भी व्यक्तिगत स्वार्थ था, क्योंकि वो खुद क्या था, दार्शनिक। तो वो ये चाह रहा था कि ये गोली खिलाई जाए लोगों को कि भाई दार्शनिक राजा बेस्ट राजा होता है, मैं दार्शनिक हूं, मुझे राजा बना दो। इज दैट क्लियर? दूसरे तरीके के लोग जो होते हैं, अगर ना बन पाया तो देखो क्या जुगाड़ कर रहा है अभी। अगर ना बन पाया, मैं लोगों ने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया अगर, तो क्या होगा? तो देखो इसने बताया दूसरे तरीके के लोग जो होते हैं वो रजत पुरुष होते हैं। क्या होते हैं? रजत पुरुष होते हैं। ये जो रजत पुरुष है ना, ये बड़े मेहनती लोग होते हैं, बड़े मेहनती लोग, तगड़े एकदम, ठीक है, मेहनत करने वाले, हर वक्त श्रम करने वाले, श्रमिक टाइप, ठीक है। ये अपनी योग्यता से सफलता प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? योग्यता से सफलता प्राप्त करते हैं। योग्यता से सफलता प्राप्त तो कर लेते हैं, पर इनके अंदर लालच आ जाता है। क्या आ जाता है? लालच आ जाता है। अगर ये स्वर्ण पुरुषों का अनुसरण करें तो ही ये अच्छे से प्रशासन चला सकते हैं, और अगर इन्होंने स्वर्ण पुरुषों का अनुसरण नहीं किया तो ये क्या हो जाएंगे? लोभी हो जाएंगे। ये जनता के ऊपर बहुत ज्यादा कर लगाएंगे, जनता को बहुत ज्यादा सजा देंगे। इज दैट क्लियर? इसके कारण जनता का इनसे धीरे 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 विश्वास, इन पर जनता का विश्वास धीरे धीरे उठ जाएगा इन पर से। इज दैट क्लियर और नॉट? ये रजत पुरुष होते हैं, क्योंकि ये बड़े मेहनती लोग होते हैं, कठोर होते हैं, इसलिए तो कठोर होते हैं, सजाएं ज्यादा देते हैं, कठोर होते हैं तो कर ज्यादा लगाते हैं। इज दैट क्लियर और नॉट? इसका उदाहरण है चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य भारतीय दार्शनिक है, भारतीय राजनीतिक दार्शनिक है। चाणक्य एक भारतीय राजनीतिक दार्शनिक है, ठीक। घनानंद के महल में जाता है और उसको बोलता है कि भाई ऐसा है, मेरी बात सुनो, जो ग्रीक हैं, यवनी लोग हैं, यवन, वो हमारे ऊपर आक्रमण करने वाले हैं, तो मोर्चाबंदी कर दो, पश्चिमी मोर्चे पर अपनी सेनाएं भेज दो। घनानंद कहता है कि यार देखो ऐसा है, टाइम पास मत करो, चुटियाधारी ब्राह्मण, तुम किसी लायक हो नहीं मेरे आगे। मेरे महल को देखो एक बार ध्यान से, तुम्हें दिख रही है इतनी सारी संपत्ति, मेरी सेना देखो कितनी बड़ी सेना है, कौन हराएगा मुझे आकर के? बदतमीज, भाग जाओ यहां से, ठीक है। तो चाणक्य बोलता है कि भाई ऐसा है, देखो आज तो तुम मुझे उल्टा सीधा बोल रहे हो, पर मैं फिर से एक बार आऊंगा तुम्हारे यहाँ, ठीक है, फिर तब मैं तुम्हें यहां से लात मार के नीचे गिराऊंगा। घनानंद बोलता है ठीक है यार, इसको उठा के बाहर फेंको, कोई बात नहीं, बड़े डांस वांस चालू करो, ठीक। तो घनानंद इस टाइप का आदमी था, मतलब विलासितापूर्ण जीवन जीने वाला। अब चाणक्य एक दार्शनिक था, उसने देख लिया था कि इसका टाइम आ गया है, समझ में आ गया, इसका टाइम नजदीक है, इसको निपटाने की जरूरत है अब। तो चाणक्य पकड़ता है चंद्रगुप्त मौर्य को, उस लड़के को ट्रेन करते हैं। वो पहले गुरु ही ट्रेन करते थे, हर एक राजा को गुरु ही ट्रेन करता था, हर एक राजा गुरुकुल जाता था, वहां पे ट्रेन होके घर आता था, ठीक है। तो जब राजा के बेटे को ट्रेन कर मतलब गुरु राजा के बेटे को ट्रेन कर सकता है, तो गुरु किसी भी लड़के को ट्रेन करके राजा बना सकता है। जब वो राजा के बेटे को राजा बना सकता है, जिसके साथ तो थोड़ी बहुत हमदर्दी भी दिखानी होती होगी, नहीं तो राजा ऐसी तैसी कर देगा तुम्हारी, समझ में आ गया? तो वो तो किसी भी लड़के को उठा करके राजा बना सकता है। उसको पता है राजा कैसे बनते हैं, उसको पता है कि अच्छे सिपाही कैसे बनते हैं, अच्छे कमांडर कैसे बनते हैं, लीड नेतृत्व कैसे करते हैं। तो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार करता है। चंद्रगुप्त मौर्य एक मेहनती आदमी होता है, कठोर परिश्रमी होता है, उसको उठा करके राजा बना देते हैं। घनानंद को निपटा देते हैं लोग। चंद्रगुप्त मौर्य इसको सेल्यूकस निकेटर को हरा वरा देता है, उससे संधि कर लेता है, उसकी बेटी से शादी कर लेता है। चंद्रगुप्त मौर्य की जिंदगी बिल्कुल बढ़िया चल रही होती सम्राट के तौर पर। एक दिन चंद्रगुप्त मौर्य को लगता है कि यार जितनी विलासिता होनी चाहिए मेरे पास, उतनी विलासिता तो नहीं ले पा रहा हूं। क्यों नहीं ले पा रहा हूं? क्योंकि मेरा गुरु ऐसा है, मेरा गुरु मेरे ऊपर डंडा किए रहता है कि कर नहीं लगाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। कहता है कि सूर्य के जैसे कर लगाना है। सूर्य कैसे कर लगाता है? सूर्य के वाष्पीकरण, जब सूर्य की वजह से वाष्पीकरण होता है तो क्या आपको दिखता है? अब जैसे बोतल है, देखो इसमें भाप जमी हुई है चारों तरफ,
किस वजह से? तापमान की वजह से। क्लियर है? तापमान की वजह से। तो सूर्य की वजह से जब वाष्पीकरण होता है तो जल ऊपर जाते हुए नहीं दिखता है, पर जब बारिश होती है तो भयंकर दिखता है। तो सूर्य एक ऐसा राजा है जो जनता से कर लेता है कैसा? धीरे 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 धीरे, और जब देता है तो थोक के भाव दे देता है। तो चाणक्य ने बोला ऐसा राजा होना चाहिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने बोला कि इनफ बकवास, अब इससे ज्यादा बकवास नहीं झेल सकता मैं, ठीक है, मैं जैसा चाहूंगा वैसा कर लगाऊंगा। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के खिलाफ लोगों को भड़का देता है। चाणक्य खुद जाकर के चंद्रगुप्त मौर्य के खिलाफ लोगों को भड़का देता है, ठीक है। और ये जब देखता है तो चंद्रगुप्त मौर्य भाई उनके पैरों में पड़ जाता है, यार ये क्या कर रहे हो आप। क्लियर है? तो यहां पर इस चीज से मेरा संदर्भ ये था कि जो ये बहुत कठोर परिश्रम करके ऊपर पहुंचते हैं ना लोग, गरीब लोग कठोर परिश्रम करके योग्यता के आधार पर सफलता प्राप्त हो गई, वो जनरली बहुत हार्ड लाइनर्स होते हैं। क्या होते हैं? हार्ड लाइनर्स। वो समझते हैं कि मैंने जैसी जिंदगी जी है ना वैसी सब जिए। ऐसा नहीं हो सकता। आपने ऐसी जिंदगी इसलिए जी है क्योंकि आपको राजा बनना था, बाकी सबको राजा नहीं बनना है। वो क्यों ऐसी जिंदगी जिए? भाई ये किसान है, वो अपने खेतों में फसल उगा रहा है, ठीक, तो वो क्यों चैलेंजेस झेलेगा? फसल उगाएगा, मंडी में देगा, उससे थोड़ा बहुत पैसा आएगा, कमा खाएगा, बार्टर सिस्टम में, बार्टर प्रणाली का मजा लेगा वो। मगर चंद्रगुप्त मौर्य क्या चाह रहा है? सब परेशान हो, सब मेरी तरीके ही स्ट्रगल करें। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। जैसे नहीं कुछ बाप भी ये चाहते हैं कि बेटा भी मेरी तरीके स्ट्रगल करे। अरे भाई आपने स्ट्रगल किया, इस वजह से आपका लड़का एक कंफर्टेबल जिंदगी जी रहा है, तो उसमें उसकी क्या बुराई है? उसकी क्या दिक्कत है? कई बार पिताजी लोग बोल देते हैं ना, मैंने तुम्हें इतना पढ़ाया, मेरे पिताजी ने मुझे इतना नहीं पढ़ाया। तो मैं कह देता था मैं ना पढ़ाते, ना पढ़ाते, नया क्या मिल जाता आपको? हाँ या नहीं? भाई आपने जो, आपके पिताजी ने जो गलती करी अगर आप भी करते तो मुझे भी परेशान होना पड़ता, उससे आपको बड़ा सुख तो नहीं मिल जाता। हाँ या नहीं? तो अधिकतर लोग जो बहुत चैलेंजेस झेले होते हैं ना जिन्होंने, वो ये चाहते हैं कि सब चैलेंजेस झेलें। अगर मैं 5 बजे सुबह उठ रहा हूँ कि सब 5 बजे सुबह उठें। अरे 5 बजे सुबह आप उठ रहे हो, इसी वजह से सब आराम से सो रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो उनको 5 बजे सुबह उठने की जरूरत नहीं है, वो बच्चे हैं, उनको 7 बजे स्कूल जाना है, तो वो 6:30 बजे उठेंगे, 6 बजे। इज दैट क्लियर? और बगल में स्कूल है, चले जाइए। इज दैट क्लियर और नॉट? तो कई सारे लोग क्या हार्ड लाइनर होते हैं, बहुत हार्ड वर्कर होते हैं, क्योंकि बहुत कठोर परिश्रम करते हैं वो, तो वो चाहते हैं कि सब कठोर परिश्रम करें, जमीन में बैठ के पढ़ाई करें, एसी के बिना, पंखे के बिना, पसीना बहाएं ऐसे ऐसे और पढ़ाई करें। नहीं हो सकती भाई। अब चाहिए आपको एसी, पसीना निकलेगा तो पसीने पे ध्यान रहेगा, ध्यान इधर होना चाहिए। इज दैट क्लियर और नॉट? समझ में आ गया? तो जो बहुत कठोर परिश्रमी लोग होते हैं उनके साथ ये समस्या पाई जाती है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ भी समस्या थी। ऐसे लोग जो होते हैं वो कौन से लोग हैं? रजत पुरुष हैं। समझ में आ गया? ये बाकी लोगों के ऊपर भयंकर कर लगाएंगे, फिर बहुत कर लगाएंगे, कुछ ने किसी ने कुछ कर दिया तो उसको सजा बड़ी खतरनाक दे देंगे कि तुमने गाली दे दी उसकी जीभ काट दो। ऐसे लोग होंगे, ठीक है। तो ऐसे लोगों को हमेशा स्वर्ण पुरुष जो हैं उनका अनुसरण करना चाहिए। अगर वो अनुसरण नहीं करेंगे तो जो बाकी की जनता है वो इनके खिलाफ विद्रोह कर देगी। समझ में आया? ये किसने बोला था? ये अरिस्टोटल ने, अरस्तु ने बोला था, सॉरी प्लेटो ने बोला था। किसने बोला था? प्लेटो ने बोला था। समझ में आ गया? भारत में सेम चीज चाणक्य ने बोली है, ऐसी सेम चीज चाणक्य ने बोली है कि भाई हर एक राजा जो है उसका एक गुरु दार्शनिक होना चाहिए। अगर नहीं होगा दार्शनिक तो वो राजा लंबे समय तक राज्य नहीं कर सकता। यदि आप राज्य करना चाहते हो ना तो आपका गुरु होना आवश्यक है। समय समय पर गुरु आपको निर्देशित करता रहता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। हाँ, मतलब इन्होंने तो यही बता दिया कि राजा ही हो, और अगर ना हो, अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो पा रही है तो ये जो आदमी है इसका अनुसरण करे कम से कम। तो रंगबाजी दार्शनिक की होगी हर केस में। इज दैट क्लियर? ठीक। और उसके बाद आते हैं लौह पुरुष। कौन आते हैं? लौह पुरुष। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात नहीं हो रही है। ये जो लौह पुरुष है ये क्या है? सामान्य जनता है। क्या है? सामान्य जनता है, ठीक है। सामान्य जनता गरीब है, सामान्य जनता लोभी है, वो लोग आपस में लड़ते झगड़ते हैं, ठीक है। तो इन लोगों के पास प्रशासन का कोई भी
कार्य नहीं जाना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद बढ़ जाएगा। समझ में आ गया? क्योंकि ये अयोग्य लोग हैं, और अयोग्य आदमी अगर एक बार प्रशासन में पहुंच गया तो जल्दी प्रशासन को नहीं छोड़ेगा। समझ में आ गया? क्योंकि वो अयोग्य था, किसी तरीके से प्रशासन में पहुंचा है, वो प्रशासन छोड़ेगा कैसे? वो भारत में ये हो रहा है, बिहार की राजनीति में ये हो रहा है। अयोग्य लोग जो हैं वो सत्ता में बैठना चाह रहे हैं, जिससे एक बार फिर से अयोग्यता का शासन हो जाए। इज दैट क्लियर और नॉट? समझ में आ गया? ठीक, तो रजत पुरुष के बारे में लिखिए। आपने स्वर्ण पुरुष लिख लिया? हाँ ठीक है, आगे लिखिए स्वर्ण पुरुष में। स्वर्ण पुरुष में लिखिए, ऐसे लोग जो निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करते हैं, ये बुद्धिमान होते हैं, ये बुद्धिमान होते हैं, धन के प्रति इनमें लालच नहीं होता, धन के प्रति इनमें, धर्म के प्रति नहीं, धन के प्रति, धन के प्रति इनमें लालच नहीं होता, धन के प्रति इनमें लालच नहीं होता, तपस्वी की भांति जीवन निर्वहन करते हैं, तपस्वी की भांति जीवन निर्वहन करते हैं। यद्यपि अत्यधिक धनी तपस्वी की भांति जीवन निर्वहन करते हैं, यद्यपि अत्यधिक धनी हो सकते हैं, यद्यपि अत्यधिक धनी हो सकते हैं, ठीक, ये दूरदर्शिता वाले व्यक्ति होते हैं, ये दूरदर्शिता वाले व्यक्ति होते हैं जिन्हें समाज का नेतृत्व करना चाहिए, जिन्हें समाज का नेतृत्व करना चाहिए। ठीक, समझ में आ गया? जिन्हें समाज का नेतृत्व करना चाहिए। प्लेटो लिखिए, प्लेटो जनतंत्र या लोकतंत्र का विरोध करता है, प्लेटो जनतंत्र या लोकतंत्र का विरोध करता है, क्योंकि लोकतंत्र नेतृत्वहीन होता है, क्योंकि लोकतंत्र नेतृत्वहीन होता है, लोकतंत्र नेतृत्वहीन होता है एवं लोकतंत्र में दूरदृष्टि का अभाव होता है, लोकतंत्र में दूरदृष्टि का अभाव होता है। लोकतंत्र में दूरदृष्टि का अभाव होता है। समझ में आ गया? अब आइए रजत पुरुष पर, अब आइए रजत पुरुष पर। लिखिए, ये व्यक्ति कठोर परिश्रमी होते हैं, ये व्यक्ति कठोर परिश्रमी होते हैं, ये अपनी योग्यता से सफलता प्राप्त करते हैं, ये अपनी योग्यता से सफलता प्राप्त करते हैं, यदि ये स्वर्ण पुरुषों का अनुसरण करते हैं, यदि ये स्वर्ण पुरुषों का अनुसरण करते हैं तो समाज, यदि ये स्वर्ण पुरुषों का अनुसरण करते हैं तो समाज सुखी, समृद्ध एवं चरित्रवान बनता है। यदि ये स्वर्ण पुरुषों का अनुसरण करते हैं तो समाज सुखी, समृद्ध एवं चरित्रवान बनता है। इसमें कौन से लोग आते हैं? जो तत्कालीन राजा वगैरह थे, कुलीन वर्ग था। सुखी, समृद्ध एवं चरित्रवान बनता है। देखो राजा वगैरह क्या काम होता था? युद्ध जीतते थे, कठोर परिश्रमी होते थे, और जब अपने घर आते थे, अपने महल में आते थे, तो वहां पर विलासिता का जीवन जीते थे। समझ में आ गया?
तो ऐसे में प्लेटो बोल रहा है कि इन राजाओं को जो विलासिता के जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं, इनको क्या करना चाहिए? स्वर्ण पुरुषों का समागम करना चाहिए, उनका अनुसरण करना चाहिए, जिससे कि ये लंबे समय तक बिना विलासिता के जीवन जी सकें, व्यतीत कर सकें। क्लियर है? ठीक, क्या लिखवाया मैंने लास्ट? देखिए, यदि ऐसा नहीं होता, यदि ऐसा नहीं होता, यदि ऐसा नहीं होता तो रजत पुरुष, यदि ऐसा नहीं होता तो रजत पुरुष अत्यधिक नियम थोपते हैं, अत्यधिक नियम थोपते हैं, धन का केंद्रीकरण करते हैं, धन का केंद्रीकरण करते हैं तथा अत्यधिक कर लगाते हैं, तथा अत्यधिक कर लगाते हैं, अत्यधिक नियम थोपते हैं, धन का केंद्रीकरण करते हैं एवं अत्यधिक कर लगाते हैं, एवं अत्यधिक कर लगाते हैं। अब आते हैं लौह पुरुष। अब ये लोग कौन है? मैन ऑफ आयरन। ये एकदम दृष्टि दोष वाले लोग होते हैं। क्या? इनमें कोई दृष्टि नहीं होती, लालची लोग होते हैं। इनके लिए स्व बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्या? स्व, मैं बहुत महत्वपूर्ण हूं। क्लियर है? दूसरे लोग कम महत्वपूर्ण है, इनको ऐसा लगता है। क्लियर? तो इनको कभी भी नेता नहीं बनाया जा सकता, इनको नेतृत्व नहीं दिया जा सकता है। इज दैट क्लियर और नॉट? समझ में आ गया? लालची, दूरदृष्टि विहीन और स्व पर केंद्रित, स्व केंद्रित, सेल्फ ऑब्सेस्ड लोग होते हैं ये। क्लियर? कि भाई मैंने ऐसा किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। जो आदमी ऐसे करेगा वो कभी नेता नहीं बन सकता। नेता जो होता है वो हमेशा जितनी पलटन उसके साथ चल रही है ना, उन सभी को क्रेडिट देता है अपनी सफलता का, कि भाई इस चुनाव की सफलता का श्रेय मैं अपने साथ कार्य कर रहे कार्यकर्ता को देता हूं। उसको कुछ और नहीं दिया उसने, केवल श्रेय दे दिया। उसमें पगला गया कार्यकर्ता, हो नेताजी ने बोल दिया, नेताजी नाम लिया नेताजी ने। इज दैट क्लियर? कुछ और नहीं दे रहे नेताजी। नेताजी जो 3-4 हजार करोड़ बना रहे हैं ना साल का, या 2 साल 3 साल 5 साल में, एक चवन्नी नहीं दे रहे उसमें से, बस नाम बार बार ले रहे हैं। फलाने ने हमें बड़ा सहयोग किया, उसके लिए मैं कृतार्थ हूं और जीवन पर्यंत उसके लिए कृतार्थ रहूंगा। फलाना आदमी तो इतना उड़ गया हवा में, गुब्बारा बन गया वो। नेताजी ने उसमें हीलियम भर दी ना। इज दैट क्लियर? क्योंकि ये जो तारीफ होती थी बड़ी हल्की होती है। नेताजी को पता है मुझे 4 शब्द ही तो बोलने हैं, ये तो हीलियम बलून बन जाएगा तुरंत। ये समझ में आया कि नहीं आया? करते हैं कि नहीं ऐसा नेता? है कौन करते हैं ना? ठीक, तो ये चीज है सबसे बड़ी समस्या, कि ये लोग जो है ना, ये सब कुछ है मगर सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं। इनको आप कभी भी नियंत्रण नहीं दे सकते। अगर इनको आपने नियंत्रण दिया, आपका देश बर्बाद हो गया। क्लियर है? आज चाहे कुछ भी हो, मैं इस आधार पर जब देखता हूं मोदी को, जानता हूं, तो आदमी स्वर्ण पुरुष तो है। समझ में आया? उस आदमी को कौन सी ऐसी डिप्लोमेसी है जिसका ज्ञान नहीं है? भले वो इंसान पढ़ा लिखा ना हो। हाँ, नहीं, वो पढ़े नहीं पढ़े इस पर हम कोई वो थोड़ी ना है जो हम अपना फैसला देंगे कि न्यूज पढ़े कि नहीं पढ़े। पढ़े ही होंगे भाई, मान लिया प्रधानमंत्री है हमारे देश के। भाई अगर नहीं पढ़े हैं तो अगर नहीं पढ़े हैं तो ये मेरी समस्या की बात है। तो मैं ये तो मानूंगा ना कि पढ़े हुए हैं, पर ऑक्सफोर्ड से नहीं पढ़े हैं कम से कम, ये तो पता है। क्योंकि दूसरा बंदा जो है वो ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज से पढ़ा हुआ है, ऐसा बताता है। वो भी फेल हुआ है वहां पर, ऐसी बात नहीं है, पर बताता तो ये है कि ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज से पढ़ा हुआ है। कहता है ना आलू डालो सोना निकलेगा, वो वाला। उनके पिताजी कहते थे चीनी से गन्ना बनाएंगे। हाँ, चीनी से गन्ना बनाएंगे, चीनी से गन्ना बनाएंगे। पुराने जीन्स हैं इनके, चले आ रहे हैं लंबे समय से ऐसे ही। हाँ, आलू से सोना, आलू डालो सोना निकलेगा। पूरी देखी है मैंने। वो उपहास कर रहे हैं, मोदी जी का परिहास कर रहे हैं कि मोदी जी कहते हैं कि आलू डालो सोना निकलेगा। क्यों आपने इस तरीके की बात बोली भी? आप क्यों उपहास उड़ा रहे हो उस आदमी का? अब आप ये समझ लो कि अगर आप इस समय इतने बड़े ताकतवर व्यक्ति का उपहास आप उड़ा, देखो ताकतवर व्यक्ति का कभी उपहास नहीं उड़ाया जाता है, ताकतवर व्यक्ति से ज्यादा ताकतवर बना जाता है। अगर ताकतवर व्यक्ति का आप उपहास उड़ाओगे ना, अगर मैं आज बोलूं
अरे अंबानी जो है ना, पैर धुलता है मेरे, पता है, पैर धो के पीता है वो हर शनिवार को। मैं शनिवार को क्यों नहीं आ पाता, कभी कभी मुंबई जाना पड़ता है मुझे, कभी कभी अंबानी आता है यहाँ पर, कभी कभी मैं जाता हूँ, पूरा प्रोटोकॉल। अगर मैं ऐसी बातें करने लगूँ तो आप क्या मजाक उड़ाओगे ना मेरा, यार क्या बेकार आदमी है यार, फालतू की बातें कर रहा है। तो राजीव गांधी यही तो कर रहे हैं। तुम ताकतवर आदमी का उपहास करोगे। हाँ हाँ, तो वही समस्या है उसकी। तो वो आदमी अच्छा है, वो आदमी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है बेटा, ये फितूर मत रखना। नॉट अ गुड पर्सन। जिस आदमी को अपने भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य उसका अंदाजा ना हो, वो देश के भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल का क्या अंदाजा लगा पाएगा। समझ में आ गया। आखिरकार अगर मैं इतने बड़े परिवार से होता तो आप मुझसे ये तो एक्सपेक्ट करते हो ना कि मुझे कांग्रेस के बारे में एक चीज पता होती, कांग्रेस में कब विभाजन हुआ इसके बारे में पता होता, ठीक है, क्या क्या परिवर्तन आए, उसको वही नहीं पता है। उसको उस चीज के बारे में बताने के लिए एक नेता रखना पड़ता है अपने साथ। समझ में आ गया। वो नेता हमेशा 75-80 साल बूढ़ा होगा। पित्रोदा कितना मूर्ख आदमी है, तुम देख लो। हाँ, तो पाकिस्तान के लिए कुछ बोला ना। तो चले जाओ, परिवार बना लो एक अपना वहीं पे। तो यही चीज है ना, फिर अब गुरु ही ऐसा है तो फिर चेला तो मजेदार होगा ही होगा। बिलीव नहीं करेगा क्योंकि उसने कमाया नहीं ना इतने सालों में बिलीव। अगर वो केवल बिलीव कमाने की कोशिश करता ना, वो सक्सेसफुल नेता हो जाता। वो बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। वो गुरु जो है वो बीजेपी से पैसा ले रहा है मुझे लगता है। ठीक है, आपने कभी देखा है जो तमिलनाडु में केरल में जाता है तो उसके अनुवादक जो ले जाता है, जो अनुवाद करते हैं, वो अनुवादक वंदे मातरम, भारत माता की जय अपने आप करने लगते हैं, जबकि इसने बोला भी नहीं होता है वो। समझ में आ गया। तो उसके अपने ही नेता उसके दुश्मन है, बिकॉज बीजेपी इस टाइम ज्यादा पे कर सकती है ना, बड़ी पार्टी है, मजबूत पार्टी हो गई है, तो बीजेपी ऐसे लोगों प्लांट कर देती है। जाओ, क्लियर। तो मैं क्या कह रहा हूं, तो लौह पुरुष जो होते हैं, वो वाले लौह पुरुष नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल वाले, वो लौह पुरुष जो कि फर्जी कॉमनर्स, हम लोग जैसे लोग, हम लोग क्या पसंद है अपने बारे में, हमारी गाड़ी, हमारा घर बन जाए, सोचते ही नहीं सोचते हैं, हम दुनिया के बारे में पहले नहीं सोचते। क्लियर है। ऐसे लोगों को प्लेटो ने कहा रखा, तीसरे स्थान पर रखा, लौह पुरुष। ये दूरदृष्टिहीन लोग होते हैं, ये पहले अपना फायदा देखते हैं किसी चीज में तब काम करते हैं। ये क्लियर है। ये सबसे बड़ी मुसीबत है। अगर आप किसी चीज में फायदा देख करके काम करोगे आपको फायदा नहीं होगा। काम को करो, फायदा मत देखो। फायदा तब होगा जब आप काम करोगे इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपको कितना बेनिफिट होने वाला है। इज दैट क्लियर। तब आपको जरूर फायदा होगा। इज दैट क्लियर। ये चीज है। लौह पुरुष लिख लिया इसके बारे में हमने, नहीं लिखा, लिखिए। ये व्यक्ति दूरदृष्टिहीन, लालची तथा आत्मप्रेमी होते हैं। दूरदृष्टिहीन, लालची तथा आत्मप्रेमी होते हैं। यदि समाज का नेतृत्व इनके हाथ में हो, यदि समाज का नेतृत्व इनके हाथ में हो, तो ये भ्रष्टाचार एवं भाई भतीजावाद को बढ़ावा देते हैं। भ्रष्टाचार एवं भाई भतीजावाद को बढ़ावा दें। यदि समाज का नेतृत्व इनके हाथ में हो तो ये भ्रष्टाचार तथा भाई भतीजावाद को बढ़ावा देते हैं। समझ में आ गया। तो पूरे समाज को उसने तीन तरीके के पुरुषों में बांट दिया। उसने बताया कि स्वर्ण पुरुष जो हैं
वो सबसे महत्वपूर्ण है। यदि शासन इनके हाथ में आ गया तो ये तो बवाल मचा देंगे। ठीक, रजत पुरुष जो है शासन इनके हाथ में है, परंतु इनको स्वर्ण पुरुषों का अनुसरण करना चाहिए। और ये जो लौह पुरुष हैं इनको कतई शासन देने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर शासन इनके पास आ गया तो ये लोग हैं आत्म प्रेमी, आत्ममुग्ध। ठीक है, ये क्या करेंगे, ये अपने ही संतानों को, अपने ही भाई भतीजों को क्या करेंगे, प्रशासन में जोड़ने लगेंगे और अयोग्यता का शासन हो जाएगा। किसका हो जाएगा, अयोग्य का शासन हो जाएगा। इज दैट क्लियर और नॉट, समझ में आ गया। ठीक, लिखिए आगे लिखिए। स्त्रियों के बारे में, नहीं लौह पुरुष से आगे स्त्रियों के बारे में प्लेटो का चिंतन एक पक्षीय है, एक पक्षीय। प्लेटो का मानना है, प्लेटो का मानना है स्त्रियों का शिक्षित एवं स्वस्थ होना जरूरी है। स्त्रियों का शिक्षित एवं स्वस्थ होना जरूरी है, क्योंकि 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 स्त्रियों की प्राथमिक भूमिका अच्छे नागरिकों को जन्म देकर, क्योंकि स्त्रियों की प्राथमिक भूमिका अच्छे नागरिकों को जन्म देकर उनका प्रशिक्षण करना है, उनका प्रशिक्षण करना है। राष्ट्र निर्माण इस बात पर निर्भर करता है, राष्ट्र निर्माण, आगे लिखते जाओ इसी में, राष्ट्र निर्माण इस बात पर निर्भर करता है कि मां अपने बच्चों का पालन पोषण, इस बात पर निर्भर करता है कि मां अपने बच्चों का पालन पोषण कितनी दक्षता से करती है, कितनी दक्षता से करती है। केवल मां ही फॉर्मा लगाओ, लिखो केवल मां ही अपने बच्चों को ईमानदारी, अपने बच्चों को ईमानदारी, धैर्यवान, ईमानदारी, धैर्य तथा सेवा जैसे गुण सिखा सकती है, जैसे गुण सिखा सकती है। समझ में आ गया। देखो कोई भी बच्चा हो ना अपने माँ से ही सीखता है ईमानदारी, क्लियर है, क्योंकि पिता जो है वो काम कर रहे हैं और काम में बेईमानी जरूर करनी पड़ेगी, नहीं तो काम चलेगा नहीं लंबे समय तक। थोड़ी बहुत बेईमानी करनी पड़ती है। जैसे कि मेरे पिताजी थे तो उनका काम था मेनली टूर वूर पे जाना, तो मार्केटिंग हेड थे, वो मार्केटिंग मैनेजर थे, फिर जनरल मैनेजर बने, तो कभी कभी टूर वूर पे जाते थे। तो वो घर में ही रह करके कई बार पार्टी सेट रहती थी, फोन कर देते थे, बोलते थे हाँ भाई बता देना कंपनी में कि मैं आया था। ये उनकी जवानी के दिनों की बात बता रहा हूँ मैं। उसके बाद तो बहुत ज्यादा कर्मठ हो गए वो, पता नहीं क्या हो गया उनको, 40 साल की उम्र के बाद अलग ही कर्मठ हो गए वो। तो 40 साल के पहले, मतलब जो मैं 7-8 साल का हुआ करता था, 6 साल का, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो 10 साल का, ठीक है, तो मैं देखता था वो कहते थे, पार्टी से बात कर लेते थे कि यार देखो ऐसा है मैं आ नहीं पा रहा हूँ, पर अगर फोन आया अगर कंपनी से कि पार्टी जी आए थे कि नहीं आए थे तो बोल देना आए थे। समझ में आ गया। तो अब उन्होंने क्या किया, पार्टी से बोल करके, मैं तो देख रहा हूँ यार ये तो बेईमानी है, तो गलत कर रहे हैं आप। तो मम्मी कह रही है अरे कोई बात नहीं पापा, इतना टूर करते भी तो है बेटा, समझा करो पापा थक जाते हैं, है कि नहीं। मम्मी मगर हमेशा ईमानदार रही, मम्मी ने कभी किसी से कोई बेईमानी की बात नहीं करी। समझ में आ गया। तो मैंने ईमानदारी जो सीखी मम्मी से सीखी, सहनशीलता जो सीखी वो मम्मी से सीखी, सेवा जो सीखी मम्मी से सीखी। सेवा पिता से नहीं सीख सकते, क्योंकि पिता को सेवा के लिए चाहिए होता पैसा, तभी वो सेवा करेगा। मां बिना किसी भी लाभ के सेवा करती है,
आप बीमार हो, आपकी माँ से ज्यादा दुखी कोई नहीं होगा उस चीज में। मुझे एक बार जिंदगी में ऐसी बीमारी हुई है जो 2-3 दिन से ज्यादा टिकी है, मतलब टाइफाइड हुआ था मुझे। नहीं तो मुझे बुखार होता है, जुकाम होता है, खांसी होती है, 3-4 दिन की मेहमान होती है, फिर चली जाती, पता होता है कि ये 2-3 दिन खत्म है। खांसी थोड़ी लंबी चल जाती, बाकी सब ठीक। तो टाइफाइड हो गया। अब मेरे घर में ऐसा माहौल हो गया कि टाइफाइड इसको कैसे हो सकता है, क्योंकि मुझे कभी कुछ हुआ ही नहीं, ना हाथ पैर में चोट लगी, कभी कुछ नहीं हुआ भगवान की दया से। ठीक है, टचवुड करते हैं आजकल लोग, ठीक है, तो कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। तो मुझे टाइफाइड हो गया एक बार। अच्छा, टाइफाइड वो मैंने खत्म कर लिया था, बहुत ज्यादा समय नहीं, क्योंकि मैंने खाना ही खाना बंद कर दिया था। अब खाना ही नहीं खाओगे आप, इसको क्या बोलते हैं, टाइफाइड बोलते हैं आंत्र ज्वर। क्या बोलते हैं, आंत्र ज्वर। ये आंतों का ज्वर है, ठीक है। अगर आपकी आंतों में खाना बचा रह गया और वो सड़ गया, बैक्टीरिया लग गया उसमें, तो आपका काम खत्म हो गया। क्लियर है? तो वो आपकी पूरी बॉडी को तोड़ देता है। अच्छा, मुझे हुआ कैसे था? मुझे हुआ था मेरे एक दोस्त, हाँ, खाने से होता है, साथ में खाने से। मैंने साथ में खाया था उसके। क्लियर है? क्योंकि कोई टाइफाइड वाइफाइड के लक्षण नहीं थे मेरे अंदर पहले, पर खाया मैंने उसके साथ, या तो उसकी वजह से हुआ है। प्लस दूसरी चीज एक और है, बीच में मैं चूंकि जिम करता था तो मुझे अंडे खाने की आदत पड़ गई। अंडे खाता था तो 4 अंडे, 5 अंडे, 8 अंडे ऐसे भी खाता था। नहीं, घर पे नहीं, घर पे अभी भी नहीं पता है, हाँ, घर पे अभी भी नहीं पता है, क्योंकि उस टाइम मुझे सिखा दिया था मेरे जिम ट्रेनर ने कि ऐसा कुछ नहीं करोगे, क्योंकि बन नहीं रहा था कुछ, मतलब मामला बन नहीं रहा था, दिख नहीं रहा था। अच्छा, जिम करता था मैं, चने पचते नहीं थे, डाइजेस्ट ही नहीं होते थे, ठीक है, वो बड़ी हालत खराब कर देते थे पेट की एकदम। तो चने खाने से मुझे चिढ़ थी, प्रोटीन पाउडर खरीदने के पैसे नहीं थे, बचा क्या, रोटी, कुछ नहीं होता, किसी चीज से कुछ नहीं होता, तो रोटी बची, तो रोटी खाते थे मगर दर्द नहीं खत्म होता था। अच्छा, उसने बोला कि अंडे खाओ तुम्हारा दर्द खत्म हो जाएगा, उस साला मैंने अंडे खाया, दर्द खत्म हो गया। मैंने कहा ये बड़ी जबरदस्त चीज है यार। फिर मैं एक समय पे ऐसे खाने लगा था कि ग्लास में लिया, ग्लास में अंडे डाले तोड़ के, हाँ, कोई दिक्कत नहीं, और वो असली ताकत है, वो असली ताकत वाली चीज है। कोई बात नहीं, इसमें लाती होगी, हम तो किस लिए खा रहे हैं, हम तो ताकत, हम तो इसलिए खा रहे हैं जिससे कि हम शरीर अच्छा बना सके। हम उसको शौक के लिए थोड़े ना, देखो मैंने शौक के लिए कभी नहीं खाया, लोग शौक के लिए, तुम्हें क्या हो गया, कुछ लोग जैसे शौक के लिए खाते हैं कि हाँ शौक के लिए काटा, खा रहे हैं, भून रहे हैं उसको, ये सब नहीं, शौक के लिए नहीं, शरीर बनाने के लिए। वो हमेशा से दिमाग में था कि मतलब शरीर अच्छा होना चाहिए। बच्चे नहीं होते वो जो अंडे हम लोग खाते हैं उसमें बच्चे होते ही नहीं, हो ही नहीं सकते हैं वो, इसीलिए वो बेचे जाते हैं। ठीक है, मोटा नहीं, मोटे की बात नहीं, तो मैंने खाया, उसका मुझे फायदा है, मैं मोटा तो मैं भी नहीं हुआ था, पर यह है कि स्फूर्ति शरीर में बहुत आती है, क्योंकि उसमें होता है भाई, वो चीज है ऐसी, उसमें होता है। अगर मुझे आज भी कोई बोले ना कि एक चीज जो आपको खाने को दी जाए जिस पर आपको बहुत भरोसा है, तो दैट इज एग। बहुत भरोसा है मुझे, और किस फॉर्म में, उसी फॉर्म में, वो बेस्ट फॉर्म है उसका। आपने उसको पका दिया ना तो खत्म हो गया काम उसका, समझ में आ गया? तो मैंने खाया, मैं बाहर खाने लगा, घर पे अलाउड नहीं था तो बाहर खाता हूँ। तो बाहर खाने पर क्या होता है ना कि पानी वानी वो गंदा यूज कर देते, तो कई बार आपकी बॉडी में वो जो बैक्टीरिया है ई कॉली, वो चला जाता है, और जब वो ई कॉली जाता है तो कोलोन में जाकर के वो आपको टाइफाइड करता है, वो उस वजह से भी हो सकता है, और साथ में टाइफाइड था मेरे दोस्त को, मुझे लगा कोई संक्रामक बीमारी तो है नहीं तो खा लो, उसकी वजह से भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी रीजन हो सकता है। तो मैंने ऐसा किया, अब उसके कारण मुझे ये बीमारी हो गई। मेरी मम्मी ने मेरा इतना साथ दिया उस दौरान, मतलब उनका दिन रात मेरे साथ ही गुजरता था कि भाई मेरे बच्चे हो गई बीमार, मतलब तबीयत ना खराब हो जाए इसकी, मगर मतलब अगर मुझे रात में बुखार चल रहा है ना भयंकर, अच्छा टाइफाइड में बुखार 102 103 तक चला जाता है, आपकी बॉडी कांपने लगती है बुखार से, ये हालत हो जाती है। तो उन्होंने मेरी पट्टियां करी, सब कुछ किया, मतलब हर तरीके से सेवा करी। तो सेवा आप माँ से सीखते हो, आत्म संयम, कि अगर कोई सामने से चिल्ला भी रहा है ना तो चुप रहो, सुनते रहो, बाद में आएगा हमारा टाइम तब हम बोलेंगे। आत्म संयम आप किससे सीखते हैं? अपनी माँ से। ईमानदारी आप अपनी माँ से सीखते हो। कुछ
कुछ चीजें हैं जो अपनी माँ से, तो इसलिए प्लेटो ने बोला कि माओ को सशक्त बनाओ, क्योंकि अगर माँ सशक्त नहीं होगी ना तो बच्चों को सिखा नहीं पाएगी। क्लियर है? इसलिए माँ का सशक्त होना, माँ का ईमानदार होना, माँ का कुशल होना बहुत जरूरी है। तो उसको माँ को अच्छी से अच्छी शिक्षा दो, माँ को स्वस्थ रखो जिससे वो स्वस्थ नागरिक पैदा करे। तो यहां पर प्लेटो महिलाओं को सशक्त नहीं करना चाहता है, वो भविष्य के नागरिकों को सशक्त करना चाहता है। उसने ये भी बोला कि लोभ लालच ये इस वजह से है समाज में क्योंकि प्राइवेट वेल्थ है, निजी संपत्ति का कॉन्सेप्ट है, निजी संपत्ति की अवधारणा को खत्म करना चाहिए। मतलब जैसे कोचिंग है तो ये सबकी कोचिंग, समझ में आ गया? इसमें सबका हक है। आपका हक, आपका मन करे आप उधर बैठ जाओ जाके, मुझे उधर कोचिंग है दूसरी, आपका मन करे आप किसी भी कोचिंग में जाके बैठ सकते हो, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कोई एनरोलमेंट, कुछ नहीं। समझ में आ गया? कोचिंग चलेगी कैसी? कोचिंग चलेगी राष्ट्र को जो कर मिलेगा ना उससे चलेगी कोचिंग। समझ में आ गया? राष्ट्र कर देगा उससे बच्चे पढ़ेंगे कोचिंगों में या स्कूलों में। इज दैट क्लियर? जिस तरीके से यूएसएसआर आपका चलता था, रूस चलता था, ठीक है? तो इसको हम बोलते हैं कम्युनिज्म। क्या बोलते हैं? कम्युनिज्म या फिर मार्क्सिज्म। इज दैट क्लियर और नॉट? समझ में आ गया? तो सारी संपत्तियों पर सबका हक है, सबकी पत्नियां हैं, किसी एक व्यक्ति की कोई पत्नी नहीं होगी, एक जो औरत है वो सबकी पत्नी हो सकती है। समझ में आ गया? प्लेटो ने निजी संपत्ति, हाँ निजी संपत्ति और पत्नी, ये दो चीजें जो हैं उनका निजीकरण सही नहीं है। संपत्ति और पत्नी का निजीकरण सही नहीं है, किसी की पत्नी बन सकती हो। इज दैट क्लियर? और बच्चों के लिए बोला था कि बच्चे भी देश के होंगे, नेशन के होंगे, राष्ट्र के होंगे, वो किसी एक व्यक्ति के नहीं होंगे। कि एक व्यक्ति के होंगे तो लालच आ जाएगा, तो राष्ट्र के बच्चे बनाओ। तो महिलाएं जो हैं वो ऐसे पुरुष के साथ संबंध स्थापित करें जो उनको बेस्ट बच्चा दे सकता है। इज दैट क्लियर? और फिर जो उससे हमारे देश के नागरिक होंगे वो बहुत ही जबरदस्त होंगे। तो ये जो सनकीपन का कॉन्सेप्ट है ये प्लेटो का कॉन्सेप्ट। प्लेटो ने पहली बार साम्यवादी चिंतन दिया। तो प्लेटो को हम पहला साम्यवादी या प्राचीन साम्यवादी कहते हैं। क्लियर है या नहीं? समझ में आ गया? जबरदस्त दार्शनिक। क्लियर है? ठीक। और इसी आधार पर आगे जाकर के अरस्तु ने उसे क्रिटिसाइज किया है, उसकी आलोचना करी है। हाँ उसने बोल दिया कि महिलाओं को पढ़ाना नहीं चाहिए। अरस्तु ने बोला है कि महिलाएं जो हैं वो प्यार करने की वस्तु हैं, वो संवेदनशील होती हैं और उन्हीं संवेदनाओं के कारण वो गलत डिसीजन ले जाती हैं, गलत निर्णय ले जाती हैं। समझ में आ गया? पुरुष तर्कशील होते हैं, कभी गलत डिसीजन नहीं ले सकते, वो हमेशा क्या करेंगे, हर एक चीज को नाप जोख करके करेंगे। ठीक है? महिलाएं क्या होंगी? महिलाएं संवेदनाओं में बह करके डिसीजन ले लेंगी, निर्णय ले लेंगी। समझ में आ गया? तो इसलिए उनको हम नेतृत्व नहीं दे सकते हैं, ये अरस्तु ने बोला। अरस्तु ने बोला कि महिलाओं को नागरिकता का अधिकार देने की भी जरूरत नहीं, नागरिकता भी मत दो उनको। समझ में आया? ठीक। क्योंकि नागरिकता का अधिकार जिन लोगों के पास था वो सार्वजनिक ऑफिसेज जो होते थे, सार्वजनिक कार्यालय, उनमें जाकर के काम कर सकते थे, गवर्नमेंट पोजीशंस मिली हुई थी उनको। ठीक है? तो अरस्तु ने बोला है कि एक तो दास लोगों को, जो दास हैं, गरीब और महिलाएं, इन तीनों को नागरिकता का अधिकार मत दो। समझ में आया? क्योंकि नागरिकता का अधिकार अगर मिल गया तो ये नागरिक हो गए तो सार्वजनिक ऑफिसेज में काम कर सकते हैं। ठीक है? तो ये गलत डिसीजन जब लेंगे, गलत निर्णय लेंगे तो उससे समाज का नुकसान होगा, उससे राष्ट्र का नुकसान होगा। तो इनको किसी भी तरीके के सार्वजनिक पद से दूर रखा जाए, जिससे कि ये राज्य का जो फंड है ना उसका मिसयूज ना कर सकें, उसका दुरुपयोग ना कर सकें। समझ में आ गया? कौन? दास, गरीब और महिला, इनसे नागरिकता के अधिकार छीन लिए गए। इज दैट क्लियर? तो बड़ी खतरनाक विश्व से हम आए हैं, डेवलप होकर के, विकसित होकर के, धीरे धीरे और आगे जानेंगे समाज शास्त्र में। जबरदस्त सब्जेक्ट है बेटा, ये आपकी आंखें खोल देता है। हाँ? अधिकार नहीं है, नहीं अरिस्टोटल ने बोला, अरिस्टोटल ने बोला कि कोई भी अधिकार नहीं दिया महिलाओं ने। अरस्तु ने महिलाओं को किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं, सारे अधिकार छीन लिए उससे। ठीक है? ये कल इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है? थैंक यू।